ऋत्विक राही के सोते हुए मासूम चेहरे को देख रहा था। वो पूरा उसके ऊपर ही सोई हुई थी और ऋत्विक बस उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगा। ऋत्विक ने साइड टेबल से उठाकर नंबर देखा तो उसके भाव एकदम से कठोर हो गए। क्या हुआ है? बिना किसी भाव के उसने फ़ोन पर पूछा। उद्धरण चिन्ह। बरखुरदार। अपने दादा से कोई ऐसे बात करता है भला? यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? उनकी बात सुनकर भी ऋत्विक शांत ही रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे चिढ़कर फिर से दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज़ आई। तुम्हें क्या लगा शादी कर लोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? क्या ये वही है जिससे तुमने शादी की है? उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक ने अपने खाली हाथ की छोटी उंगली से अपने माथे को सहलाया और बोला, हाँ, बहुत खूब, आखिर में तुमने उसे ढूंढ ही लिया। लेकिन अब तुम्हारे पिता का क्या करूं मैं? वो उसकी दूसरी लड़की को लेकर आया है और तुम्हें घर बुला रहा है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी, वो आपके बेटे हैं तो उन्हें आप संभालो। रही बात वो किसे लेकर आते हैं नहीं आते हैं, इससे मुझे क्या मतलब, आप मॉम से कहो। आखिर उनकी सौतन आई है, वो उससे निपट सकती है। ऋत्विक का जवाब सुनकर दूसरी तरफ से थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा हो गया। वो जैसे ही फ़ोन रखने को हुआ तभी एक बार फिर गुस्से से बोले, अरे वो तेरी माँ की सौतन नहीं, तेरी बीवी के लिए सौतन लाया है। बीवी शब्द सुनते ही ऋत्विक जो कॉल कट करने वाला था वो रुक गया और उसने एक नज़र राही को देखा जो आराम से उसके ऊपर सोई हुई थी। कौन है वो? ऋत्विक ने अपनी उसी ठंडी आवाज़ में पूछा। वही तुम्हारे पिता के दोस्त की बेटी और वही कॉमन फ्रेंड जिनका रिश्ता उन लोगों से भी है जो तुम्हारी बीवी से जुड़े हैं। ऋत्विक ने कुछ सोचते हुए कहा, सबको बता दो कि मैंने शादी कर ली है। किससे और कब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं सब संभाल लूँगा। वैसे भी मेरे होते हुए मिसेज राही ऋत्विक अग्निहोत्री का पता कोई नहीं लगा सकता, उसके खुद के परिवार वाले भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अपने पोते की इतनी गहरी बातें सुनकर वो परेशान हो गए। ऋत्विक बेटा, लेकिन उस बच्ची को कभी ना कभी तो पता ही चलेगा, तब तुम क्या करोगे जब उसे पता चलेगा कि उसे उसके परिवार से दूर रखने में तुम्हारा भी स्वार्थ छुपा था। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक की आंखें बंद हो गई और उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। उसकी पकड़ भी राही पर कस गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसमें बेहद जुनून और दीवानगी दिखने लगी जो सिर्फ और सिर्फ राही के लिए थी। तुम नहीं जानती तुम क्या हो मेरे लिए। बस इतना समझ लो कि अगर वो लोग जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उनका खून हो, वरना मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की सज़ा उन्हें मरकर चुकानी पड़ती। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक की आंखें एकदम लाल हो गई। उसके सामने कुछ दृश्य घूम गए जिनमें एक 15 साल का लड़का एक 7 साल की लड़की को अपनी पीठ पर बैठाए एक महल नुमा घर के अंदर जा रहा था। तभी उस लड़की के माता पिता आ गए और उन्होंने उस लड़के से उसे छीन लिया, फिर बिना कुछ कहे वहां से उसे दूर लेकर चले गए। कायनात से लड़ जाऊंगा मेरी जान, बस तुम साथ देना, दोगी ना? राही के सोते हुए चेहरे को एकटक देखते हुए वो प्यार से बोला। उसके पूछने पर राही नींद में ही मुस्कुरा दी और ऋत्विक के सीने पर अपना सर रगड़ने लगी। उसकी हरकत पर वो मुस्कुरा दिया और हल्के से बोला, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। उन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया है या नहीं मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। दिल ऋत्विक के शब्दों और उसकी आंखों में राही के लिए बेशुमार प्यार और जुनूनियत साफ दिख रही थी। अगले दिन राही का आज शूट का पहला दिन था। वो बहुत जल्दी ही तैयार हो गई थी और अब डाइनिंग टेबल पर ऋत्विक के बगल में बैठकर नाश्ता कर रही थी कि तभी रुचि भागते हुए आए। राही, तूने सुना वो आरव? ये कहते हुए वो एकदम से रुक गई क्योंकि उसकी नज़र अचानक से ऋत्विक के ठंडे चेहरे पर चली गई। वो समझ गई कि उसने गलत टाइम पर गलत टॉपिक छेड़ दिया है। वही आरव का नाम सुनकर राही को कल रात की सारी बातें याद आ गई और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। ऋत्विक ने उसके हाथ को थाम लिया और अपने अंगूठे से सहलाने लगा। उसके टच करते ही राही का गुस्सा एकदम से शांत हो गया और वो शांत हो गई। उसने रुचि से कहा, बैठा, नाश्ता करके बाकी बातें बाद में करेंगे। रुचि भी बैठ गई और उनके साथ नाश्ता करने लगी। तभी राज बाहर से आते हुए बोला, बॉस हमें चलना चाहिए, आज आपको एक शूट के लिए ऑडिशन भी देखने हैं। ऋत्विक ने अपना सर हिलाया, फिर राही की तरफ देखकर प्यार से उसके गाल को छूते हुए बोला, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे से कहना। राही ने भी मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। ऋत्विक भी उसके माथे पर अपने होठों को रखे मुस्कुरा दिया और गहराई से चूमकर दूर हट गया। वो जाने लगा तो राही ने कहा, रुकिए। उसके एक बार कहने पर ऋत्विक अपनी जगह पर ठहर गया। वही राज को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उसने सोचा, ये बॉस की वाइफ है जिनसे शादी करने के लिए इन्होंने झूठ बोला और इतना कुछ कर दिया। राही उसके पास आए और अपने पंजों पर खड़ी हो गई। उसने भी ऋत्विक की तरह ही उसका माथा चूम लिया, फिर मुस्कुरा कर बोली, घर जल्दी आइएगा, आपकी जान को अकेले डर लगता है। ऋत्विक मुस्कुरा दिया और उसने झटके से राही को अपने आगोश में भर लिया। राही शर्मा गई, वही रुचि तो किसी फैन गर्ल की तरह दोनों का रोमांस देख रही थी।
उसे ऐसे बेधड़क सब कुछ देखता पाकर राज ने मन ही मन सोचा, कितनी बेशर्म है, अपनी दोस्त को रोमांस करते देख रही है। वो मुंह बना ही रहा था कि रुचि की नज़र उसके रिएक्शन पर पड़ी और वो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बुरी तरह से राज को घूरने लगी। फिल्म सेट पर सभी लोग आ चुके थे, बस निक्षित कपूर को छोड़कर। राही एक जगह कोने में बैठी रुचि के साथ अपनी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। वही छतरी के नीचे बैठी पिया उसे ही नफरत से देख रही थी। राही जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उसे किसी की नज़रों की तपिश बहुत देर से खुद पर महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने उस तरफ देखा तो उसका ध्यान भी पिया की तरफ चला गया। पहला टेक पिया और निक्षित का होने वाला था, जिसमें उनका नाम दृष्टि और समर्थ था। रिवेंज फ्रॉम फेथ, ये पूरी कहानी विलेन के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसमें दिखाया जाता है कि अयंतिका, जो पहले बहुत अच्छे दिल की थी, लेकिन उसके अपनों ने उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया और उसके ही माता पिता को उसके सामने मार डाला। उसके अपने चाचा चाची और बुआ सब उन गद्दारों के साथ मिल गए जिन्होंने उसके पापा को फंसाया था और उस गुनाह को मानने की धमकी दी थी, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अयंतिका को अच्छी जगह छुपा दिया था, जहां से वो देख तो सकती थी लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। उस दिन से अयंतिका खुद को कोसने लगी कि इस अच्छाई का क्या मतलब, ईमानदारी का क्या फ़ायदा जब एक दिन इसके लिए लड़ने पर मर ही जाना है। तब से ही अयंतिका को अपनी अच्छाई से बदला लेना था, जो लिया भी। खुद को एक विलेन बनाकर उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया था अपने माँ बाप के कातिलों को खुद अपने हाथों से मारने का। पूरा भी हुआ, लेकिन उसमें उसने अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी और एक खुशहाल जीवन दांव पर लगा दिया। उसे एक लड़के से प्यार तो हुआ, लेकिन वो भी एक अच्छाई करने वाली लड़की पर मर मिटा। फिर उसे एहसास हुआ कि वो तो एक विलेन है और विलेन को कभी उसका प्यार नहीं मिलता। यही सब सोचते हुए वो गहरे समुद्र में डूबने लगी, लेकिन एक साए ने उसे बचा लिया। एक बार फिर से स्क्रिप्ट पर एक नज़र घुमाने के बाद राही को ऐसा लगा जैसे वो साया जो अयंतिका की ज़िंदगी की नई रोशनी बनेगा, वैसा ही एक साया आज से 2 साल पहले उसकी ज़िंदगी में आया था। राही ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी, क्या मुझसे गलती हो गई थी? वो आरव नहीं था, फिर वो खुशबू और टच बिल्कुल वैसा क्यों था जैसा ऋत्विक का है। हाँ, ऋत्विक के मुझे छूते ही मेरे ख्याल उसी रात को दोहराने लगते हैं जब सूरज डूब रहा था और मैं गहरे पानी में उतरती जा रही थी, कि उसी डूबते सूरज के बीच में से एक परछाई निकल कर आए और मुझे अपने पास खींच ले गई। वही पल था जब मैंने सबसे ज़्यादा सुकून महसूस किया, जैसे मेरा कोई अपना बरसों बाद मिला हो। राही की आंखों के सामने कल का दिन एक बार फिर सामने आ गया जब वो ऋत्विक को किस कर रही थी। उनके रोमांस के बारे में याद करके राही के गाल गुलाबी हो गए और उसका चेहरा तेज गर्मी से जलने लगा। राही बिना रुचि को देखे अपनी स्क्रिप्ट को देखने लगी। वही रुचि कब से बस उसे नोटिस कर रही थी, लेकिन उसे शर्माता देख वो भी बस मुस्कुरा उठी और वहां से चली गई, जिससे वो अजीब फील ना करे। वही उनसे दूर बैठी पिया ने अपनी असिस्टेंट से कहा, आज कौन सा सीन होने वाला है? असिस्टेंट, मैम, आज आपका और निश्चित सर का सीन है। उसके बाद अयंतिका का सीन होगा जिसमें उसकी नज़र मेन लीड पर अटक जाएंगी। ओके। फिर वो स्क्रिप्ट देखते हुए आगे बोली, कोई ऐसा सीन है जिसमें मैं उसे उसकी औकात याद दिला सकूं? उद्धरण चिन्ह। असिस्टेंट थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, मैम आप तो हीरोइन है और वो विलेन, तो इस फिल्म में आपकी सहन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डोमिनियिंग ऑरा तो बस विलेन का ही है। वो पूरी फिल्म में आपको 2 बार थप्पड़ मारेगी और कई बार बेइज्जत करेगी। इसके अलावा उनके साथ काम करने वाले भी आपको परेशान करेंगे। इतना कहकर वो चुप हो गया। तभी पिया की मैनेजर ने कहा, तुम चुप रहो, मैं अभी डायरेक्टर रिधान से पूछती हूँ, अगर कोई सीन ऐड हो जाए तो। वो चली गई। असिस्टेंट तो वही बैठ गया क्योंकि पिया का ध्यान अब उसकी बातों से हटकर सामने चला गया था, जहां निश्चित कपूर आते ही राही से बात करने लगा था। इतने बड़े सुपरस्टार को उस जैसी फटीचर से बात करता देख पिया के तन मन में जलन की एक तेज लौ जल गई। उसका चेहरा जलन से काला पड़ने लगा क्योंकि वो निश्चित कपूर को मन ही मन बहुत पसंद करती थी। पता नहीं ऐसा क्या है इस राही में जो हर कोई इसकी तरफ खींचा चला आता है, जिसने आज तक किसी भी लड़की को आंख भर कर देखा तक नहीं, सामने से बात करना तो दूर की बात है, वो इस मामूली लड़की से बात कर रहा है। मान गए राही, कुछ तो खास है या तुम में या फिर कोई जादू जिससे सब तुम्हारे आगे पीछे डोलते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। निश्चित, पिया जल्दी से अपनी पोजीशन लो, सबसे पहले तुम दोनों का ही सीन है, डायरेक्टर रिधान ने आते हुए कहा और अपनी जगह पर बैठ गए। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यूड। राही रुचि के साथ अपने रोल की रिहर्सल कर रही थी। उस टाइम रुचि हीरो बनी हुई थी जिसका नाम समर्थ है और राही अयंतिका की तरह ही उसे गौर से देखते हुए कह रही थी, क्या बुराई है मुझ में, यही कि मैं उस लड़की को तंग कर सकती हूँ जिसे तुम आजकल पसंद करने लगे हो। हा, टीयर्स ऑफ जॉय। पसंद भी क्या बेकार चीज़ है, अक्सर उसी को चाहने लगते हैं जिसका प्यार कोई और होता है। उद्धरण चिन्ह। अब तुम समझ रहे हो, ये तो मेरे केस में है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? नहीं लेना देना
है क्योंकि जिसके पीछे तुम लट्टू हो वो तो तुम्हारे रुतबे और पैसे से प्यार करती है। उसकी बात सुनकर समर्थ बनी रुचि ने गुस्से से कहा, शट अप, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। बस एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मेरे प्यार से दूर रहो नहीं तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जिससे तुम पूरी तरह बर्बाद हो सकती हो। अयांतिका को धमकी देकर समर्थ वहां से चला गया। उसे जाते देख वो मुस्कुराई और चिल्लाते हुए बोली, बर्बादी को कौन बर्बाद कर सका है? अगर आजमाना चाहते हो तो ये भी करके देख लो। हा, किसी भी कहानी में अंत हीरो और हीरोइन का होता है ना कि विलेन का। हा, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। क्लैप क्लैप। राही ने जैसे ही अपनी एक्टिंग फिनिश की तभी किसी के तालियां बजाने की आवाज आ गई। बहुत खूब, तुम सच में काबिले तारीफ हो, निश्चित कपूर ने राही की तारीफ करते हुए कहा। उन्हें देखकर राही उठ गई और उसने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, थैंक यू सीनियर, लेकिन अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। आशा है कि आप एक गुरु की तरह मेरी एक्टिंग स्किल को सुधारने में मेरी मदद करेंगे। हा, बिल्कुल, इतनी टैलेंट शिष्या किसे नहीं चाहिए। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि वहां से डायरेक्टर विधान की शूटिंग शुरू करने का ऑर्डर सुनाई दिया। सभी ने अपनी अपनी जगह ले ली। राही का शूट बाद में था इसलिए वो वहीं बैठ गई और निश्चित कपूर वहां से सेट की हुई जगह पर चले गए जहां उन्हें परफॉर्म करना था। पहला सीन हीरो और हीरोइन के मिलने का ही था जिसमें दृष्टि समर्थ को कोई और समझ कर गले लगा लेती है और यहीं से होती है कहानी की शुरुआत। दूसरी तरफ आर्य एंटरटेनमेंट में माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ था। ऋत्विक ग्लास वॉल के पीछे बैठकर अपने सामने चल रहा ऑडिशन देख रहा था। जो भी लड़कियां वहां आती उन्हें एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता, लेकिन ये किसका है ये उन्हें पता नहीं चल रहा था। उस ऑरा के कारण उन्हें सफोगेशन सी होने लगती है जिससे वो डरने लगती है और वही एड की लाइंस भूल जाती है। कट एक तेज आवाज के साथ एड का डायरेक्टर निराशा में सर हिला देता है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो उठकर ग्लास वॉल के पीछे बैठे ऋत्विक के सामने जाकर कहता है, बॉस, अब मेरी एड का क्या होगा? यहाँ तो जितनी भी लड़कियां आई थी या तो मेकअप की दुकान थी या फिर मेरी एड को मेकअप प्रोडक्ट समझने वाली। किसी का भी फेस इतना फ्रेश और नेचुरल नहीं था जो डांसिंग अंडर द मून का एड कर सके। जब तक उस इंसान के पास खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी, चार्म और पर्सनैलिटी नहीं है तब तक इस ग्रैंड लॉन्च को इंतजार करना होगा। ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बगल में खड़े राज को इशारा कर दिया। राज ने डायरेक्टर के हाथ में एक फाइल दे दी और बोला, ये कुछ न्यू कमर के फोर्ट्स है, अगर आपको इनमें से कोई सूटेबल दिखे तो एक बार ऑडिशन के लिए बुला ले, क्या पता जिस चीज़ की आपको तलाश है वो एक नए चेहरे में हो। डायरेक्टर को भी राज की बात सही लगी। उसने फाइल ले ली और सर हिलाकर बोला, आप सही हैं, मैं एक बार अच्छे से देखकर आपको बताता हूँ। अगर कोई फाइनल होगी तो आपको इन्फॉर्म करूँगा। इतना कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद राज ने कहा, बॉस, लेकिन मैडम ने आपको उनके काम में इंटरफेयर करने से मना किया था। अगर उन्हें पता चला तो? ऋत्विक ने एक नज़र उसे घूरा फिर अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैंने उसका नाम सजेस्ट नहीं किया है बल्कि बहुत सी न्यू कमर की इन्फॉर्मेशन दी है। अब वो किसको सेलेक्ट करेगा ये उन पर है, तो कैसे मैंने अपनी वाइफ के काम में टांग अड़ाए। राज क्या कहता, वो तो बस अपने बॉस की चालाकी और बातों पर जोर जोर से तालियां बजाना चाहता था। सच ही तो था, उन्होंने कहा कुछ कहा है, ना ही राही मैम का नाम लिया है, सही है, आखिर बॉस ही होता है। एक फीकी हंसी हंसते हुए राज ने सोचा। वही शूटिंग लोकेशन पर राही को अचानक से हिचकियां आने लगी तो राही ने उसे जल्दी से पानी दिया। क्या बात है, आज तो कोई किसी को बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है, रुचि ने उसे छेड़ते हुए कहा, जिससे राही जो पानी पी रही थी उसे अचानक से ठसका लग गया। आराम से, पानी कौन सा भागा जा रहा है, राही की पीठ सहलाते हुए रुचि ने कहा। वही राही उसे घूरे जा रही थी जिससे रुचि को बहुत हंसी आ रही थी। अपनी हंसी दबाए उसने खाली ग्लास को वापस उसकी जगह पर रखा फिर उसके बगल में बैठकर बोली, पसंद करने लगी है उन्हें? उद्धरण चिन्ह। उसके अचानक से सीरियस होकर ये सवाल पूछने पर राही ऋत्विक के बारे में सोचने लगी। वो बहुत अच्छे हैं, सबसे अलग, वो मुझे आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। सच कहूँ तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी किस्मत इतना बड़ा धोखा खाने के बाद इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। राही हंसने लगी। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों हंस रही है? रुचि ने उसे इस तरह हंसते देख पूछा। कुछ नहीं यार, बस अपनी जिंदगी पर हंस रही हूँ कि जिससे प्यार हुआ वो तो मुझे सब कुछ छोड़ने के लिए कह रहा था और मैं बेवकूफ़ सब कुछ कर भी रही थी। असल में प्यार कैसा होता है इसके मायने तो मैं अब समझी हूँ। जहाँ इजहार नहीं है ना ही कोई बड़े बड़े वादे है तो बस एक एहसास कि जब भी राही अपने बगल में देखेगी तो उसका ऋतिक उसके साथ होगा। स्माइल। ऋतिक के नाम लेने से ही उसका चेहरा चमक उठा। रुचि हंसते हुए, तेरा सही है, अब ऋत्विक सर को सीधा ऋतिक उनका नेम ही चेंज कर दिया, बट तेरे मुंह से ये बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुझे इतना पसंद आ रहा है तो ऋत्विक सर तो पूरे खो जाते होंगे जब तू उन्हें इस तरह बुलाती होगी क्यों? हा, चल बातें बहुत हो गई, अब मेरी बारी आने वाली है इसलिए डिस्टर्ब मत कर।
ये कहकर राही वहां से बात बदलकर निकल गई और रुचि उसे आंखें फाड़े देखने लगी। लड़की सच में तेज हो गई है, ये सोचते हुए उसने अपना सर हिलाया और उसका सीन देखने लगी। तभी उसे कुछ आइडिया आया और उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और सामने का सीन रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गई। राही का पहला वही था जिसे वो अभी रुचि के साथ रिहर्स कर रही थी और निश्चित कपूर ने उसकी एक्टिंग की तारीफ की थी। समर्थ और दृष्टि को गले लगे हुए दो आंखें देख रही थी जो बहुत ही ज़्यादा सर्द और ठंडी थी। वो शांत थी और उनकी बढ़ती नज़दीकियों को दूर से ही देखा करती थी। जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने समर्थ से पूछ ही लिया, आखिर क्यों तुम लड़कों को बेवकूफ़ और दूसरे के सहारे पर रहने वाली लड़कियां पसंद होती है? आज तक मैं इस बात को समझ नहीं पाए। क्या मेरा बेबाक और डेंजरस कैरेक्टर मेरा दुश्मन है या फिर भगवान मेरे लिए कोई अलग लड़का बनाना भूल गए जिसे मेरे जैसी लड़की पसंद आए? उद्धरण चिन्ह। अयंतिका की बातें भी उसकी तरह सीधी और एकदम बेबाक थी। समर्थ जो वहाँ के सबसे अमीर खानदान का छोटा बेटा था वो बहुत घमंडी था। अयंतिका जो उससे प्यार करने का दावा करती थी लेकिन कभी उसके पीछे घूमती नहीं थी। समर्थ भी उन लड़कों में से था जिन्हें खुद पर डिपेंड होने वाली लड़कियां पसंद थी, ना कि कोई ऐसी जिसे किसी की ज़रूरत ही ना हो। अयंतिका बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता की तुलना किसी भी चीज़ या लड़की से नहीं की जा सकती थी। बस एक ही खराब चीज़ थी और वो ये कि वो बहुत निर्दयी थी। उसे सब विलेनेस कहते थे। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। जिसकी थोड़ी परवाह थी वो था उसका सेवियर, जिसे किसी और से प्यार हो गया। समर्थ गुस्से से उसे धमकी देकर चला गया लेकिन अयंतिका की बात सुनकर उसके कदम बीच में ही रुक गए। वो मुड़ा और बोला, अगर कहानी में अंत हीरो और हीरोइन का होता है तो विलेन भी नहीं बचता, इस बात का ध्यान रखना। कट। एकदम से डायरेक्टर रिधान ने खड़े होकर कहा जिससे जो भी सीन में खोया हुआ था वो होश में आ गया। उनकी तेज आवाज़ सुनकर पिया जो बड़ी ही क्यूरोसिटी से राही की एक्टिंग देख रही थी वो भी उन्हें देखने लगी। डायरेक्टर रिधान का चेहरा बिना किसी भाव का था। वो चलते हुए राही के पास आए और बोले, इस तरह की एक्टिंग तुम कैसे कर सकती हो? उनके इस सवाल पर वो सोच में पड़ गई और उसके माथे पर बल पड़ गया। वही पिया खुश होते हुए सोचने लगी, लगता है इस फटीचर ने कोई ना कोई गलती की है, इसलिए तो डायरेक्टर रिधान इतने सीरियसली उससे सवाल कर रहे हैं। सॉरी सर, अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे बता दें, मैं अपनी मिस्टेक सही कर लूँगी। राही की बात सुनकर डायरेक्टर रिधान ने निक्षित को देखा और बोला, क्या मेरे शब्दों का यह मतलब निकल रहा है? राही हैरानी से दोनों को देखने लगी। वही निक्षित और रिधान दोनों उसके चेहरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हा, टीयर्स ऑफ जॉय, सॉरी राही, लेकिन मेरा मन भी थोड़ी एक्टिंग करने का हो गया था, डायरेक्टर रिधान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। उनकी बात सुनकर राही को एहसास हुआ कि वो बस स्ट्रिक्ट होने की एक्टिंग कर रहे थे जिससे वो भी खुद पर हंस पड़ी। साथ ही सेट पर जितने लोग थे वो भी हंसने लगे। पूरे फिल्म सेट पर हंसी और खुशी की आवाज़ गूंजने लगी जो पिया के कानों में चुभ रही थी। लेकिन वो भी झूठी मुस्कान चिपकाने और राही को अंदर ही अंदर कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही खुशी खुशी शूट का पहला दिन निकल गया। आज राही के 2 सीन्स थे जिसमें उसकी एंट्री और स्वाग दिखाया गया था, साथ ही हीरो से बहस। पहले जिन लोगों को राही की एक्टिंग पर डाउट था अब वो भी उसे प्रशंसा से देखने लगे थे, जिससे सबसे ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम थी तो वो पिया रॉय थी। उसे बहुत जलन हो रही थी कि सब उस राही की एक्टिंग की इतनी तारीफ कर रहे थे और उसकी एक्टिंग पर तो उनका एकदम सामान्य रिएक्शन था, जिससे वो गुस्से से भर चुकी थी और बस जल्द से जल्द किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। जैसे ही वो अपने घर आई वो सोफे पर पसर गई और चिल्लाकर बोली, पानी। उसके ये कहते ही एक नौकरानी जल्दी से पानी का ग्लास लेकर आए। पिया ने पानी लिया और आधा ग्लास पीकर वही उसके ऊपर थूक दिया। ये कैसा पानी है, इतना ठंडा? क्या तुम ये चाहती हो कि अगले दिन मेरी आवाज़ ही गले से ना निकले और मेरा करियर बर्बाद हो जाए? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने गुस्से से ग्लास फर्श पर तोड़ दिया। क्रैश। उसकी आवाज़ से परिधि जो अभी ही बाहर से अंदर आई थी, जिसका ध्यान अपने फ़ोन पर था, वो भी पिया को हैरानी से देखने लगी। वही नौकरानी तो डर से पीछे हो गई और थर थर कांपने लगी। उद्धरण चिन्ह। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यूड। राही रुचि के साथ अपने रोल की रिहर्सल कर रही थी। उस टाइम रुचि हीरो बनी हुई थी जिसका नाम समर्थ है और राही अयंतिका की तरह ही उसे गौर से देखते हुए कह रही थी, क्या बुराई है मुझ में? यही कि मैं उस लड़की को तंग कर सकती हूँ जिसे तुम आजकल पसंद करने लगे हो। हा, टीयर्स ऑफ जॉय, पसंद भी क्या बेकार चीज़ है, अक्सर उसी को चाहने लगते हैं जिसका प्यार कोई और होता है। उद्धरण चिन्ह। अब तुम समझ रहे हो, ये तो मेरे केस में है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? नहीं लेना देना है, क्योंकि जिसके पीछे तुम लट्टू हो वो तो तुम्हारे रुतबे और पैसे से प्यार करती है। उसकी बात सुनकर समर्थ बनी रुचि ने गुस्से से कहा, शट अप, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। बस एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मेरे प्यार से दूर रहो, नहीं तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जिससे तुम पूरी तरह बर्बाद हो सकती हो। अयंतिका को धमकी देकर समर्थ वहाँ से चला गया।
उसे जाते देख वो मुस्कुराए और चिल्लाते हुए बोली, बर्बादी को कौन बर्बाद कर सका है? अगर आजमाना चाहते हो तो ये भी करके देख लो। हा हा हा, किसी भी कहानी में अंत हीरो और हीरोइन का होता है, ना कि विलेन का। हा हा हा, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। क्लैप क्लैप। राही ने जैसे ही अपनी एक्टिंग फिनिश की तभी किसी के तालियां बजाने की आवाज आ गई। बहुत खूब, तुम सच में काबिले तारीफ हो, निश्चित कपूर ने राही की तारीफ करते हुए कहा। उन्हें देखकर राही उठ गई और उसने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, थैंक यू सीनियर। लेकिन अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। आशा है कि आप एक गुरु की तरह मेरी एक्टिंग स्किल को सुधारने में मेरी मदद करेंगे। हा हा हा, बिल्कुल, इतनी टैलेंट शिष्या किसे नहीं चाहिए। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि वहां से डायरेक्टर विधान की शूटिंग शुरू करने का ऑर्डर सुनाई दिया। सभी ने अपनी अपनी जगह ले ली। राही का शूट बाद में था, इसलिए वो वहीं बैठ गई और निश्चित कपूर वहां से सेट की हुई जगह पर चले गए जहां उन्हें परफॉर्म करना था। पहला सीन हीरो और हीरोइन के मिलने का ही था, जिसमें दृष्टि समर्थ को कोई और समझकर गले लगा लेती है और यहीं से होती है कहानी की शुरुआत। दूसरी तरफ आर्य एंटरटेनमेंट में माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ था। ऋत्विक ग्लास वॉल के पीछे बैठकर अपने सामने चल रहा ऑडिशन देख रहा था। जो भी लड़कियां वहां आती उन्हें एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता, लेकिन ये किसका है ये उन्हें पता नहीं चल रहा था। उस ऑरा के कारण उन्हें सफोगेशन सी होने लगती है, जिससे वो डरने लगती है और वही एड की लाइंस भूल जाती है। कट एक तेज आवाज के साथ एड का डायरेक्टर निराशा में सर हिला देता है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो उठकर ग्लास वॉल के पीछे बैठे ऋत्विक के सामने जाकर कहता है, बॉस, अब मेरी एड का क्या होगा? यहाँ तो जितनी भी लड़कियां आई थी या तो मेकअप की दुकान थी या फिर मेरी एड को मेकअप प्रोडक्ट समझने वाली। किसी का भी फेस इतना फ्रेश और नेचुरल नहीं था जो डांसिंग अंडर द मून का एड कर सके। जब तक उस इंसान के पास खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी, चार्म और पर्सनैलिटी नहीं है, तब तक इस ग्रैंड लॉन्च को इंतजार करना होगा। ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बगल में खड़े राज को इशारा कर दिया। राज ने डायरेक्टर के हाथ में एक फाइल दे दी और बोला, ये कुछ न्यू कमर के फोर्ट्स है, अगर आपको इनमें से कोई सूटेबल दिखे तो एक बार ऑडिशन के लिए बुला ले, क्या पता जिस चीज़ की आपको तलाश है वो एक नए चेहरे में हो। डायरेक्टर को भी राज की बात सही लगी। उसने फाइल ले ली और सर हिलाकर बोला, आप सही हैं, मैं एक बार अच्छे से देखकर आपको बताता हूँ। अगर कोई फाइनल होगी तो आपको इन्फॉर्म करूँगा। इतना कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद राज ने कहा, बॉस, लेकिन मैडम ने आपको उनके काम में इंटरफेयर करने से मना किया था। अगर उन्हें पता चला तो? ऋत्विक ने एक नज़र उसे घूरा, फिर अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैंने उसका नाम सजेस्ट नहीं किया है, बल्कि बहुत सी न्यू कमर की इन्फॉर्मेशन दी है। अब वो किसको सेलेक्ट करेगा ये उन पर है, तो कैसे मैंने अपनी वाइफ के काम में टांग गड़ाए। राज क्या कहता, वो तो बस अपने बॉस की चालाकी और बातों पर जोर जोर से तालियां बजाना चाहता था। सच ही तो था, उन्होंने कहा कुछ कहा है, ना ही राही मैम का नाम लिया है, सही है, आखिर बॉस ही होता है। एक फीकी हंसी हंसते हुए राज ने सोचा। वही शूटिंग लोकेशन पर राही को अचानक से हिचकियां आने लगी तो राही ने उसे जल्दी से पानी दिया। क्या बात है, आज तो कोई किसी को बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है, रुचि ने उसे छेड़ते हुए कहा। जिससे राही जो पानी पी रही थी उसे अचानक से ठसका लग गया। आराम से, पानी कौन सा भागा जा रहा है, राही की पीठ सहलाते हुए रुचि ने कहा। वही राही उसे घूरे जा रही थी, जिससे रुचि को बहुत हंसी आ रही थी। अपनी हंसी दबाए उसने खाली ग्लास को वापस उसकी जगह पर रखा, फिर उसके बगल में बैठकर बोली, पसंद करने लगी है उन्हें? उद्धरण चिन्ह। उसके अचानक से सीरियस होकर ये सवाल पूछने पर राही ऋत्विक के बारे में सोचने लगी। वो बहुत अच्छे हैं, सबसे अलग। वो मुझे आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। सच कहूं तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी किस्मत इतना बड़ा धोखा खाने के बाद इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। राही हंसने लगी। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों हंस रही है? रुचि ने उसे इस तरह हंसते देख पूछा। कुछ नहीं यार, बस अपनी जिंदगी पर हंस रही हूँ कि जिससे प्यार हुआ वो तो मुझे सब कुछ छोड़ने के लिए कह रहा था, और मैं बेवकूफ़ सब कुछ कर भी रही थी। असल में प्यार कैसा होता है, इसके मायने तो मैं अब समझी हूँ। जहाँ इजहार नहीं है, ना ही कोई बड़े बड़े वादे है तो बस एक एहसास कि जब भी राही अपने बगल में देखेगी तो उसका ऋतिक उसके साथ होगा। स्माइल। ऋतिक के नाम लेने से ही उसका चेहरा चमक उठा। रुचि हंसते हुए, तेरा सही है, अब ऋत्विक सर को सीधा ऋतिक, उनका नेम ही चेंज कर दिया, बट तेरे मुंह से ये बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुझे इतना पसंद आ रहा है तो ऋत्विक सर तो पूरे खो जाते होंगे जब तू उन्हें इस तरह बुलाती होगी, क्यों? हाँ, चल बातें बहुत हो गई, अब मेरी बारी आने वाली है, इसलिए डिस्टर्ब मत कर। ये कहकर राही वहां से बात बदलकर निकल गई और रुचि उसे आंखें फाड़े देखने लगी। लड़की सच में तेज हो गई है, ये सोचते हुए उसने अपना सर हिलाया और उसका सीन देखने लगी। तभी उसे कुछ आइडिया आया और उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और सामने का सीन रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गई। राही का पहला वही था जिसे वो अभी रुचि के साथ रिहर्स कर रही थी और निश्चित कपूर ने उसकी एक्टिंग की तारीफ की थी।
समर्थ और दृष्टि को गले लगे हुए दो आंखें देख रही थी जो बहुत ही ज्यादा सर्द और ठंडी थी। वो शांत थी और उनकी बढ़ती नज़दीकियों को दूर से ही देखा करती थी। जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने समर्थ से पूछ ही लिया, आखिर क्यों तुम लड़कों को बेवकूफ़ और दूसरे के सहारे पर रहने वाली लड़कियां पसंद होती है? आज तक मैं इस बात को समझ नहीं पाए। क्या मेरा बेबाक और डेंजरस कैरेक्टर मेरा दुश्मन है या फिर भगवान मेरे लिए कोई अलग लड़का बनाना भूल गए जिसे मेरे जैसी लड़की पसंद आए? उद्धरण चिन्ह। अयंतिका की बातें भी उसकी तरह सीधी और एकदम बेबाक थी। समर्थ जो वहाँ के सबसे अमीर खानदान का छोटा बेटा था वो बहुत घमंडी था। अयंतिका जो उससे प्यार करने का दावा करती थी लेकिन कभी उसके पीछे घूमती नहीं थी। समर्थ भी उन लड़कों में से था जिन्हें खुद पर डिपेंड होने वाली लड़कियां पसंद थी, ना कि कोई ऐसी जिसे किसी की ज़रूरत ही ना हो। अयंतिका बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता की तुलना किसी भी चीज़ या लड़की से नहीं की जा सकती थी। बस एक ही खराब चीज़ थी और वो ये कि वो बहुत निर्दयी थी। उसे सब विलेनेस कहते थे। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। जिसकी थोड़ी परवाह थी वो था उसका सेवियर, जिसे किसी और से प्यार हो गया। समर्थ गुस्से से उसे धमकी देकर चला गया लेकिन अयंतिका की बात सुनकर उसके कदम बीच में ही रुक गए। वो मुड़ा और बोला, अगर कहानी में अंत हीरो और हीरोइन का होता है तो विलेन भी नहीं बचता, इस बात का ध्यान रखना। कट। एकदम से डायरेक्टर रिधान ने खड़े होकर कहा, जिससे जो भी सीन में खोया हुआ था वो होश में आ गया। उनकी तेज आवाज़ सुनकर पिया जो बड़ी ही क्यूरोसिटी से राही की एक्टिंग देख रही थी वो भी उन्हें देखने लगी। डायरेक्टर रिधान का चेहरा बिना किसी भाव का था। वो चलते हुए राही के पास आए और बोले, इस तरह की एक्टिंग तुम कैसे कर सकती हो? उनके इस सवाल पर वो सोच में पड़ गई और उसके माथे पर बल पड़ गया। वही पिया खुश होते हुए सोचने लगी, लगता है इस फटीचर ने कोई ना कोई गलती की है, इसलिए तो डायरेक्टर रिधान इतने सीरियसली उससे सवाल कर रहे हैं। सॉरी सर, अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे बता दें, मैं अपनी मिस्टेक सही कर लूँगी। राही की बात सुनकर डायरेक्टर रिधान ने निक्षित को देखा और बोला, क्या मेरे शब्दों का यह मतलब निकल रहा है? राही हैरानी से दोनों को देखने लगी। वही निक्षित और रिधान दोनों उसके चेहरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। सॉरी राही, लेकिन मेरा मन भी थोड़ी एक्टिंग करने का हो गया था, डायरेक्टर रिधान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। उनकी बात सुनकर राही को एहसास हुआ कि वो बस स्ट्रिक्ट होने की एक्टिंग कर रहे थे, जिससे वो भी खुद पर हंस पड़ी। साथ ही सेट पर जितने लोग थे वो भी हंसने लगे। पूरे फिल्म सेट पर हंसी और खुशी की आवाज़ गूंजने लगी जो पिया के कानों में चुभ रही थी। लेकिन वो भी झूठी मुस्कान चिपकाने और राही को अंदर ही अंदर कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही खुशी खुशी शूट का पहला दिन निकल गया। आज राही के 2 सीन्स थे जिसमें उसकी एंट्री और स्वाग दिखाया गया था, साथ ही हीरो से बहस। पहले जिन लोगों को राही की एक्टिंग पर डाउट था अब वो भी उसे प्रशंसा से देखने लगे थे। जिससे सबसे ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम थी तो वो पिया रॉय थी। उसे बहुत जलन हो रही थी कि सब उस राही की एक्टिंग की इतनी तारीफ कर रहे थे और उसकी एक्टिंग पर तो उनका एकदम सामान्य रिएक्शन था, जिससे वो गुस्से से भर चुकी थी और बस जल्द से जल्द किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। जैसे ही वो अपने घर आई वो सोफे पर पसर गई और चिल्लाकर बोली, पानी। उसके ये कहते ही एक नौकरानी जल्दी से पानी का ग्लास लेकर आए। पिया ने पानी लिया और आधा ग्लास पीकर वही उसके ऊपर थूक दिया। ये कैसा पानी है, इतना ठंडा? क्या तुम ये चाहती हो कि अगले दिन मेरी आवाज़ ही गले से ना निकले और मेरा करियर बर्बाद हो जाए? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने गुस्से से ग्लास फर्श पर तोड़ दिया। क्रैश। उसकी आवाज़ से परिधि जो अभी ही बाहर से अंदर आई थी, जिसका ध्यान अपने फ़ोन पर था, वो भी पिया को हैरानी से देखने लगी। वही नौकरानी तो डर से पीछे हो गई और थर थर कांपने लगी। उद्धरण चिन्ह। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यूड। थी कि सब उस राही की एक्टिंग की इतनी तारीफ कर रहे थे और उसकी एक्टिंग पर तो उनका एकदम सामान्य रिएक्शन था, जिससे वो गुस्से से भर चुकी थी और बस जल्द से जल्द किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। जैसे ही वो अपने घर आई वो सोफे पर पसर गई और चिल्लाकर बोली, पानी। उसके ये कहते ही एक नौकरानी जल्दी से पानी का ग्लास लेकर आए। पिया ने पानी लिया और आधा ग्लास पीकर वही उसके ऊपर थूक दिया। ये कैसा पानी है, इतना ठंडा? क्या तुम ये चाहती हो कि अगले दिन मेरी आवाज़ ही गले से ना निकले और मेरा करियर बर्बाद हो जाए? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने गुस्से से ग्लास फर्श पर तोड़ दिया। क्रैश। उसकी आवाज़ से परिधि जो अभी ही बाहर से अंदर आई थी, जिसका ध्यान अपने फ़ोन पर था, वो भी पिया को हैरानी से देखने लगी। वही नौकरानी तो डर से पीछे हो गई और थर थर कांपने लगी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। राही रुचि को उसके नए वाले अपार्टमेंट जो ऋत्विक ने ही राज से कहकर ढूंढने को कहा था उसमें छोड़कर अपने घर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई उसने आसपास देखा, लगता है ये अभी तक नहीं आए। ये सोचते हुए राही सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी कि उसे किचन से कुछ आवाज़ सुनाई दी। किचन से आती आवाज़ों को सुनकर वो समझ गई कि ऋत्विक घर पर ही है। वो मुस्कुरा उठी और जल्दी से ऊपर जल्दी गई। उद्धरण चिन्ह।
थोड़ी देर बाद वो अपने कपड़े चेंज करके बाहर आए और सीधे किचन में चली गई। किचन से एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। उसकी होठों की मुस्कुराहट बड़ी हो गई और वो एकदम से ऋत्विक को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड आप इतने परफेक्ट कैसे हो? ये कहकर वो उसकी पीठ पर अपना सर रब करने लगी और उसके हाथ ऋत्विक के सीने पर चलने लगे। ऋत्विक जो उसके फेवरेट छोले भटूरे बना रहा था उसकी आंखें बंद हो गई। उद्धरण चिन्ह, जान प्लीज रुक जाओ, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। राही हंसते हुए बोली, आई मिस्ड यू सो मच। इतना कहकर उसकी हरकतें और भी तेज हो गई, जिससे ऋत्विक के चलते हाथ रुक गए। उसने गैस बंद कर दी क्योंकि लगभग सब बन ही चुका था। वो पलट गया और उसने राही को कमर से उठा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हॉल में आ गए। ऋत्विक ने उसे वही दीवार पर सटा दिया और अपनी मधोशी भरी आवाज में बोला, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान। इसके बाद राही कुछ कहती उससे पहले ही उसका मुंह बंद हो गया। ऋत्विक राही के होठों को अपने मुंह में लिए बहुत ही इंटेंसिटी के साथ चूमता जा रहा था। राही के दोनों पैर उसकी कमर पर लिपटे हुए थे। उसने एक मिडी पहनी थी जो उसके थाई के ऊपर चली गई थी। ऋत्विक का एक हाथ उसकी गर्दन पर था तो दूसरा उसके थाई को सहला रहा था, जिससे राही तेज तेज सांसें लेने लगी। उद्धरण चिन्ह, वही हॉल में उनकी उत्तेजित सांसों की आवाजें गूंजने लगी। अब राही भी किसके उसका पूरा साथ देते हुए खुद को ऋत्विक के खिलाफ दबा रही थी। दोनों इतने करीब थे कि उनके बीच हवा भी जाने तक की जगह नहीं बची थी। ऋत्विक अभी सिर्फ एक वाइट शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट में था। वो अभी ही घर आया था और सीधा किचन में राही के लिए खाना बनाने लगा। राही के हाथ उसके शर्ट के बटन को खोलने लगे, वही ऋत्विक भी बेकाबू होने लगा था। उसने एक ही झटके में राही की ड्रेस की जिप खोल दी, जिससे वो ड्रेस कंधे से ढीली होकर नीचे हो गई। ऋत्विक की आंखें उसके गोरे कंधे पर टिक गई। उसने अपने सख्त ठंडे होठों को बाहर रख दिया और उन्हें चूमने लगा। राही का शरीर कांप गया और उसकी पकड़ ऋत्विक के बालों पर कसते ही चली गई। ऋत्विक की शर्ट के सभी बटन खुल चुके थे। अब राही उसके मस्कुलर चेस्ट को चूम रही थी। दोनों अपने होश पूरी तरह से खो चुके थे। उन्हें इसका भी ख्याल नहीं था कि वो अभी लिविंग रूम में ये सब कर रहे हैं। जैसे ही ऋत्विक राही के होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा, डोरबेल की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देने लगी। दोनों एक दूसरे को प्यार करना चाहते थे, लेकिन अचानक हुई इस हलचल से दोनों को होश आया कि वो अभी किस पोजीशन में है। ऋत्विक ने जल्दी से राही की ड्रेस ठीक की और उसे छोड़कर खुद की शर्ट के बटन लगाने लगा। इस बीच रिंग बजना बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। राही ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर ऋत्विक की तरफ जो खोलने जाने वाला था। वो जाता उससे पहले ही राही ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके रोकने से वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगा तो राही ने उसे घूरते हुए कहा, आप सच में ऐसे जाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह, ये कहकर वो बहुत अजीब ढंग से उसे देखने लगी। ऋत्विक ने घूरकर राही को देखा, फिर अपने आप तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने शर्ट के बटन गलत तरीके से लगाए हुए थे, जिससे उसकी आधी से ज़्यादा चेस्ट नजर आ रही थी। वो उन्हें सही करता उससे पहले ही राही उसके करीब आ गई और शर्ट के बटन खोलते हुए उन्हें अच्छे से लगाने लगी। राही के करीब आते ही ऋत्विक की धड़कनें असामान्य होकर धड़कने लगी। उसकी छुअन से ही ऋत्विक अपने होश खोने लगता था। हो गया, ये कहकर वो दूर हट गई। तब जाकर ऋत्विक को होश आया और वो अपना सर झटकते हुए डोर खोलने चला गया। वही राही भी किचन में खाना देखने चली गई। डोर खोलते ही ऋत्विक की आंखें सर्द हो गई और वो गुस्से से बोला, तो ये तुम हो जिसे अपने घर पर चैन नहीं मिलता इसलिए यहाँ आ गए? उद्धरण चिन्ह, बॉस बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये कहते हुए राज अंदर आ गया और लिविंग रूम में पहुंचकर सोफे पर पसर गया। उसकी इस हरकत पर ऋत्विक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहने को हुआ कि राज ने बोलना शुरू कर दिया, बॉस आपके डैड ने आपकी ब्लाइंड डेट फिक्स की हुई है अपने दोस्त की लड़की के साथ और उन्होंने मुझे आपको वहां लाने का जिम्मा सौंपा है। उद्धरण चिन्ह, ऋत्विक उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, जिससे वो अपने होश में आया और एकदम से सर झुकाकर खड़ा हो गया। सॉरी सर। तभी उसकी नज़र राही पर चली गई जो शायद अभी ही वहां आई थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर साफ लग रहा था कि उसने राज की कही हुई सारी बातें सुन ली है। ऋत्विक तो उसकी आहट को पहचानता था। उसने राही की तरफ रुख किया और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो जान तुम्हें भूख लगी होगी। ये कहकर वो उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया और वहीं से अपनी ऑर्डरिंग टोन में बोला, राज किचन से खाना लेकर आओ। इतना कहकर वो राही को देखने लगा कि वो क्या सोच रही है। राज भी बिना एक पल गवाए खाना ले आया। ऋत्विक ने उसे बैठने का इशारा किया, फिर राही को सर्व करने लगा। राही शांत थी, उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। ऋत्विक ने खुद की प्लेट भी भरी, फिर राही को अपने हाथ से खिलाने लगा। उसने कहा, मुंह खोलो। राही ने कुछ नहीं कहा, बस आराम से उसके हाथों से खाना खाने लगी। लेकिन जैसे जैसे ऋत्विक उसे खिला रहा था उसका दिल हल्का हो रहा था। एक बात याद रखो, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता, फिर ये हम दोनों का परिवार ही क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह,
ये बात उसने बहुत ही गहराई से कही थी। राही उसे देखने लगी, फिर हिम्मत करके बोली, मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ ऋतिक, बस मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। ऋत्विक के उसे खिलाते हाथ रुक गए और उसकी आंखों में बहुत से जज्बात दिखने लगे। वो रुक गया, उसने राही को चेयर से उठा दिया और अपनी गोद में बिठाकर बोला, तुम मेरी पसंद नहीं हो। ये बात सुनकर राही उदास हो गई, लेकिन आगे जो उसने कहा उसे उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और साथ ही ऋत्विक पर उसकी पकड़ भी कस गई। तुम मेरी पसंद नहीं दुनिया हो, प्यार शब्द भी कम है क्योंकि तुम मेरा सब कुछ हो। कब और कैसे हुआ कभी मत पूछना, बस इतना जान लो तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा रहूंगा हमेशा। ऋत्विक के ये कहते ही राही के चेहरे पर एक अलग ही खुशी खिल गई। वही उन दोनों के प्यार को देख रहा राज भी बहुत खुश था अपने बॉस के लिए, और उसकी मैडम तो थी ही प्यारी। वही दूसरी तरफ परिधि जब घर में आई तो पिया का गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखकर समझ गई कि जरूर शूट पर कुछ हुआ है। उसने डर से कांप रही नौकानी से तेज आवाज में कहा, पहले इसे साफ करो और जाओ यहाँ से। उसके ये कहते ही वो कांपते हुए ही भागी और फर्श पर बिखरे कांच को साफ करने लगी। परिधि ने उसे बैठाया और बोली, क्या हुआ है, कुछ किया क्या उस राही ने जो तुम्हारा मूड इतना खराब है। पिया गुस्से से, ये पूछो कि क्या नहीं किया उस फटीचर ने पाउटिंग। पहले तो निक्षित कपूर पर डोरे डालने लगी, उसके बाद उसकी एक्टिंग देखकर सभी तो जैसे मंत्रमुग्ध ही हो गए। जहां भी सुनो उसकी ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था दी कि वही मेन लीड है और बहुत बड़ी एक्ट्रेस। मुझे तो वहां कोई पूछ भी नहीं रहा था, हर तरफ बस एक ही नाम था, राही या अयंतिका। कैसे मैंने ये सच बर्दाश्त किया है ये मैं ही जानती हूँ। तुम इतने में ही गुस्से से पागल हो गई। परिधि ने उसके गाल को थपथपाया, फिर आगे बोली, पता है कल रात को क्या हुआ। क्या हुआ आरव जीजू ठीक तो है। कल रात का जिक्र होते ही उसे याद आया कि आरव रायचंद हॉस्पिटल में है। वो ठीक है लेकिन उसकी हरकतें नहीं। कल रात को वो राही के लिए अपनी फैमिली से भीख मांग रहा था। उसके लिए वो पागल सा हो गया था। बहुत मुश्किल से ड्रामा करके उन लोगों को अपनी तरफ किया है। बहुत अच्छे मेरी बच्ची, बस ऐसे ही तुम्हें उन लोगों को अपने काबू में रखना है, सीढ़ियों से आते हुए मिस्टर रॉय ने कहा, जो परिधि की बातें सुनकर बहुत खुश हो गए थे। उद्धरण चिन्ह। पिया जो शौक होकर उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन सब कुछ ठीक है ये जानकर रिलैक्स ही हुई थी कि अपने पापा को अपनी बड़ी बहन की तारीफ करता देख उसका मुंह बन गया, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। मिस्टर रॉय परिधि के पास आकर बैठ गए और पिया से बोले, तुम कब उस कपूर फैमिली के बेटे को इम्प्रेस करोगी। उनके सवाल पर पिया ने कुछ नहीं कहा और उठकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो, उसे ऐसे ही बिना कुछ कहे जाता देख उन्होंने पूछा। वो रुक गई और बोली, जरूरी नहीं है कि हर कोई आरव रायचंद हो जो सबकी बातों में आ जाए। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। वही उसकी बातों से परिधि की स्माइल फीकी पड़ गई जो अपने पापा की बातों से आई थी। आरव रायचंद किसी की बातों में आने वाला नहीं है, कुछ तो करना होगा नहीं तो जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाएगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे कुछ याद आया और उसने एक जगह मैसेज भेज दिया। क्या पता राही सच में किसी बूढ़े के साथ हो। ये सोचते हुए उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। आगे जानने के लपड़ते रहिए मेरी कहानी राही। ऋत्विक और राज ने अपना खाना खाया, उसके बाद राज भी वहां से चला गया क्योंकि उसे उसका जवाब मिल चुका था। वो दोनों अपने रूम में आ गए। क्या आपकी फैमिली को अभी तक पता नहीं है कि आपने शादी कर ली है। ऋत्विक ने राही का हाथ पकड़ लिया, फिर उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके बगल में बैठकर बोला, दादाजी जानते हैं और मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है। रही बात बाकी के लोगों की तो उन्हें भी जल्द ही पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो शांत हो गया और उसे देखने लगा। आज जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तो आपकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए राही बहुत अजीब और उदास महसूस कर रही थी। ऋत्विक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाया जिससे दोनों की आंखें मिल गई। तुम मेरा परिवार हो और हम दोनों से ही हमारा परिवार होगा। उद्धरण चिन्ह। कुछ मत सोचो, बस अपना ध्यान अपने सपनों पर रखो, बाकी सब संभालने के लिए तुम्हारे मिस्टर हस्बैंड है ना। इतना कहकर उसने राही का माथा चूम लिया। उसके छूते ही राही के चेहरे पर सुकून आ गया। फिर ऋत्विक ने उसे अच्छे से बिल्कुल एक बच्ची की तरह लिटाया और खुद भी लाइट्स ऑफ करके उसके बगल में उसे बाहों में लिए सोने लगा। राही भी शांति से उसके गले लगी, आज के दिन के बारे में सोचने लगी और कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसके सोते ही ऋत्विक ने अपनी आंखें खोल दी। तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मैं हूँ राही। जानता हूँ ये गलत है, लेकिन अगर तुम अपने परिवार के पास गई तो मुझसे दूर चली जाओगी जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए उसकी काली आंखें बिल्कुल अंधेरी रात की तरह हो गई जिनमें पता नहीं कितने ही राज कैद थे। उसका ऑरा भी बहुत खतरनाक हो गया कि तभी राही उसके ऊपर ही आ गई और उसके सीने पर अपना सर रगड़ते हुए सही पोजीशन मिलने पर शांति से सो गई। उसके करीब आते ही ऋत्विक की आंखें बंद हो गई। उसका ऑरा भी पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया। उसने भी राही को अपने आगोश में भर लिया और उसे देखने लगा।
तुम नहीं जानती क्या हो तुम मेरे लिए, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मेरी दीवानगी की हद तक पहुंचो। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए उसने राही का माथा चूम लिया और आंखें बंद कर ली और सुकून से सो गया। दूसरी तरफ किसी को सुकून था तो कोई बेचैन इन रातों में अपने प्यार को तलाश रहा था। आरव बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। आज चांद और तारे कुछ भी नहीं निकले थे, बस बादल घिरे हुए थे जिससे यही पता लगाया जा सकता था कि कभी भी वो बरसने वाले हैं। आरव एकटक शून्य में देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, इतना ही प्यार है तो छोड़ क्यों दिया उसे। उद्धरण चिन्ह। वो पलट गया और बिना भाव के बोला, मैंने उसे नहीं छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगा, बस कुछ दिन की बात थी। मैं तेरा दोस्त हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तेरी हर गलती में मैं तेरा साथ दूँ। ये बात सुनकर आरव ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन सामने खड़े लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा और एक जगह सोफे पर पसरते हुए बोला, कल तूने क्या किया तुझे इसका एहसास भी है। उद्धरण चिन्ह। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर देखने लगा। ठीक है, मैं ही याद दिला देता है कि तूने कितना बड़ा गेम खेला है। ये बात उसने थोड़े रहस्यमय ढंग से कही जिससे आरव उसे देखने पर मजबूर हो गया और घूरने लगा। हा हा हा, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। क्या लगा था कि तेरी नौटंकी कोई समझ नहीं पाएगा। जो तू राही के साथ करना चाहता था वो भी मैंने बहुत ध्यान से देखा था मिस्टर आरव रायचंद। तो अब तू मुझे धमकी देने आया है। गुस्से से आरव ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे घूरने लगा। उस लड़के को भी अब गुस्सा आ गया और उसने आरव के हाथों से बड़े आराम से अपनी कॉलर छुड़ा ली। आज हिम्मत कर दी, आगे कभी निश्चित कपूर की कॉलर पकड़ने की हिम्मत की ना तो अंजाम आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। माय डियर क्लासमेट, पाउटिंग ये कहते हुए लास्ट में उसने उसका गाल थपथपाया जैसे कह रहा हो समझ आया। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वो अपना कोट सही करते हुए जाने लगा, लेकिन अचानक ही बीच में रुक गया। उसने आरव के शब्द सुने जिससे उसके अंदर जो गुस्सा समा रहा था वो फिर से उफान पर आ गया। तो तुम्हें भी उसकी सुंदरता ने अपना दीवाना बना लिया। आरव एक एक कदम चल के उसके पास आया और आगे बोला, राही का ख्याल भी अपने दिल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो हर हाल में मेरी ही होकर रहेगी। अगर मैं उससे शादी भी ना करूं फिर भी वो किसी दूसरे आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती। सोचेगी भी कैसे, जल्द ही मैं उसे खुद से बांधने का रास्ता निकाल ही लूंगा। उद्धरण चिन्ह। निश्चित कपूर हंस पड़ा। हा हा हा, आरव तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। मानता हूँ राही की सुंदरता बहुत ही अलग और खास है, लेकिन हर कोई उसे सिर्फ इसलिए नहीं पसंद कर सकता। निश्चित ने मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उसे देखकर मुझे किसी अपने की याद आ जाती है। मैं उसके लिए खुद को प्रोटेक्टिव होने से नहीं रोक पा रहा। एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, उससे दूर ही रहो, क्योंकि अगर तुमने दोबारा उसे तंग किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसे धमकी मत समझना दोस्त, बस एक लास्ट फ्रेंडली रिक्वेस्ट, क्योंकि कभी तो हम दोस्त हुआ करते थे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर निश्चित वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरव ने गुस्से से दीवार पर पंच मार दिया जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे आरव रायचंद को धमकी बहुत महंगी पड़ेगी निश्चित कपूर। हा 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 हा, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अपनापन तो तुम्हें महसूस होगा ही, आखिर वो तेरी वही अपनी जो है। लेकिन वो कभी तुमसे मिल नहीं पाएगी और ना ही जा पाएगी, पूछो क्यों। हा हा हा। आरव की आंखें एकदम लाल थी और हंसते हुए वो किसी पागल की तरह ही लग रहा था। अभी वो अपने प्राइवेट विला में था। कुछ वक्त वो अकेला रहना चाहता था, लेकिन अब उसे अंदर से एक शांति भी मिल रही थी कि अच्छा है जो वो चुप है और उसने अभी तक ये राज किसी को नहीं बताया। कुछ सोचकर उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। वो खुद से ही बोला, अब देखता हूँ तुम कैसे मुझसे बात करने के लिए नहीं मरती। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन राही शूट पर जाने के लिए एकदम तैयार थी। उसने लेमन कलर का ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही सुंदर और क्यूट लग रही थी। टेबल पर राही एकदम ऋत्विक को घूर रही थी, क्योंकि जब से वो उठी थी ऋत्विक उसे फिर से इग्नोर कर रहा था। उसने अपना सैंडविच उठाया और गुस्से से उसे काटते हुए खाने लगी। उसकी निगाहें ऋत्विक की तरफ ही थी जो अपने लैपटॉप में बिजी था। उसने अपना ब्रेकफास्ट भी राही के आने से पहले ही कर लिया था। अब क्या हो गया मिस्टर हस्बैंड को, जो ऐसे मुझे एक नज़र देख भी नहीं रहे हैं। यही सोचते हुए वो सैंडविच को खा रही थी, लेकिन इस बीच उसकी नज़र ऋत्विक से बिल्कुल भी नहीं हटी थी। वही ऋत्विक को भी उसकी नज़रें खुद पर साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी कि अगर कोई भी उनमें एक बार अभी देख ले तो डर से कांप जाए। यही वजह थी कि वो राही को देख नहीं रहा था। वो नहीं चाहता है कि उसकी जान उससे कभी डरे। बॉस चलिए, आज आपकी फॉरेन क्लाइंट के साथ हॉलीवुड की मूवी को लेकर मीटिंग है। वो लोग 11 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद मैंने हमारे रेस्टोरेंट में आपके प्राइवेट रूम के बगल में ही दूसरा रूम बुक किया है। उद्धरण चिन्ह। राज ने अपनी बात खत्म करके राही को देखा और हंसते हुए बोला, गुड मॉर्निंग राही मैम। उसके विश करने पर राही, जिसके मुंह में सैंडविच और नाक पर गुस्सा था, उसने घूरकर राज को देखा और अपना मुंह फेर लिया। राज को समझ नहीं आया कि राही का ऐसा रिएक्शन क्यों था।
उसने एक नज़र अपनी राही मैम को देखा, फिर अपने बॉस को। वो कुछ समझ गया क्योंकि पहले उसने अपने बॉस की आंखों और आसपास के माहौल पर गौर ही नहीं किया था। ऋत्विक ने अपना लैपटॉप बंद किया और राज को थमाकर जैसे ही अपने कोट को पहनने को हुआ, एक कोमल हाथ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। वो जानता था कि ये वही है, लेकिन उसने अपनी नज़रें नहीं उठाई। राही बहुत उदास हो गई थी। उसने ऋत्विक को कोट पहनाया और उसने पहन भी लिया। जैसे ही वो जाने को हुआ कि राही उसके सीने से लग गई, ऋत्विक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके हाथ हवा में ही रह गए। तभी उसे अपने कानों में राही के सिसकने की आवाज़ आई। ऋत्विक की आंखों में घबराहट आ गई और उसने राही को खुद से थोड़ा दूर करके उसके चेहरे को थाम लिया और गुस्से से बोला, शट अप, रो क्यों रही हो? देखो, मुझे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहने पर राही का रोना और भी तेज हो गया, जिससे ऋत्विक और भी ज़्यादा परेशान होने लगा। वही अपने सामने ये सब नज़ारा देख रहा राज अपने बॉस को परेशान देखकर मुंह दबाए हंस रहा था, क्योंकि वो इतना तो समझ रहा था कि आज जरूर बॉस का मूड खराब है, जिसका गुस्सा वो राही मैम पर नहीं निकालना चाहते, इसलिए उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। राही का रोना जब और भी बढ़ गया तो ऋत्विक के पास अब एक ही रास्ता था उसे चुप कराने का। उसने राही को कमर से थाम लिया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़कर खुद के करीब कर लिया और अगले ही पल राही के लिप्स ऋत्विक के लिप्स से मिल गए और वो उन्हें किस करने लगा। उद्धरण चिन्ह। राही की आंखें हैरानी से फैल गई और उसका रोना भी बंद हो गया। थोड़ी देर बाद वो भी आंखें बंद किए ऋत्विक को किस करने लगी। उसके हाथ खुद ब खुद उसके बालों में कस गए। ये सब नज़ारा देखकर राज पानी पानी हो गया। उसने अपना चेहरा फेर लिया तो उसे दरवाजे पर खड़ी रुचि दिखी, जो अपनी आंखों में गहरी चमक लिए और होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए सामने हो रहा बेहद ही हॉट सीन देख रही थी। राज का मुंह बन गया और वो उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने रुचि की आंखों को ढक लिया। तब जाकर रुचि को होश आया और अपने बगल में खड़े राज को देखकर वो झेप गई, क्योंकि ये दूसरी बार था जब वो ऐसे रोमांटिक सीन देखे पकड़ी गई हो। इन सब से अनजान ऋत्विक, जो बस राही का रोना बंद करना चाहता था, वो खुद को राही में खोने और उसे किस करने से रोक नहीं पा रहा था। वो कभी उसके लोअर लिप को चूमते हुए शक करता तो कभी उन्हें बाइट कर लेता, फिर एक डीप स्मूच के साथ उसके अपर लिप को शक करने लगता। वो बार बार ऐसे ही राही की सॉफ्ट लिप्स को चूसता, फिर उसके मुंह में अपनी जीभ डालकर उसकी जीभ को चूसने लगता। उनकी नॉर्मल किस कब फ्रेंच किस में बदलकर इतनी इंटेंस हो गई, उन्हें पता भी नहीं चला। दोनों बस एक दूसरे को गहराई से चूमने में मगन थे। ऐसे ही किस करते हुए पूरे 20 मिनट हो गए, लेकिन ऋत्विक का राही को छोड़ने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। 30 मिनट की किस के बाद राही का चेहरा बहुत ही लाल हो गया था। उसे सांस भी नहीं आ रही थी, जिसे महसूस करके ऋत्विक ने एक डीप किस के साथ ही उसके होठों को आज़ाद कर दिया। उसके छोड़ते ही राही उसके गले लगकर ही तेज तेज सांसें लेने लगी। ऋत्विक भी हौंफ रहा था, लेकिन वो फिर भी बिल्कुल ठीक था। वो राही की पीठ को सहलाते हुए उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यूड।